नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस जश्न की जो कि देश की आधी आबादी कल से ही मना रही है। पिछले 3 दशक से हम भारत की महिलाएं संसद के कर्म क्षेत्र में अपना हक पाने का ये युद्ध देखती आ रही हैं। दौर बदला, दिन बदले, सरकारें भी। महिला आरक्षण बिल को लाने की कोशिश बार बार हुई, लगातार हुई, लेकिन कानून बनना तो दूर की बात है, ये बिल कभी अपनी परीक्षा का पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाया। ये पहली बार है जबकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। राज्यसभा में इस पर चर्चा जारी है, यानी कि हक की लड़ाई का पहला पड़ाव पार हो चुका है। सो जश्न तो बनता है। मांगी जिसकी मुराद थी, जिसके लिए वो इतनी उदास थी। It's a very important amendment. सबको बधाई देना चाहूंगी, एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। मुझे लगता है जो महिलाओं ने आज तक का वेट किया है उसका फलित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो निर्णय न सिर्फ लिया है, कर दिखाया है। 20वीं सदी में समाजवादी विचार और आंदोलन का सबसे अहम चेहरा रही रोजा लग्जमबर्ग ने कहा था, जिस दिन औरतों के श्रम का हिसाब होगा, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन अतीत का हिसाब तुमने कभी नहीं मांगा। तुमने नहीं मांगा हिसाब, बल्कि तुमने मांगा हक। तुमने कहा अतीत का हिसाब छोड़ो, बस मेरे वर्तमान की हथेली पर भविष्य का हक रख दो। हक दो कि अगली बार हक मांगना न पड़े। हक दो कि हर फैसले में मेरी भी आवाज हो। मुझे लगता है कि स्पेशली जब नया पार्लियामेंट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरीके का हमारी संस्कृति का प्रदर्शन हुआ है, जिस तरीके की स्थापना की गई है, और मैं कहूंगी ग्लोबली ये एक ऐसी इमारत है जो हमारा ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारा इमोशन है। जरूर ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और राज्यसभा में बस ये सेशन देखने का एक मौका मिला और ये बिल डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। और हर फील्ड में औरतें, वो चाहे वो कोई सीमा पे लड़ रही हों या अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल कर रही हों, तो हमारे देश को क्यों नहीं चला सकते। तुमने मांगा रानी, महारानी और देवी के तमगों से परे अपने फैसले लेने का बुनियादी इंसानी हक। तुमने मांगा घर, समाज, देश और दुनिया को चलाने वाली इकाई में बराबरी का हक। हमने तुमको कहा लक्ष्मी, तुमने मांगा हक ब्रह्मा, विष्णु और महेश होने का। जी, मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी कि ये जो रिजर्वेशन बिल हुआ है पास, जो कि इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के लिए भी है, ये बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है और मुझे लगता है महिलाओं को बहुत बहुत खूबसूरत मौका देगा। कब से ये बात चली आ रही है, आज आके फाइनली बिल पास हुआ है। सो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो उन्होंने अभी किया है, उन्होंने बाहर सम्मानित, इस चीज का बहुत ही जरूरत थी एंड इस चीज से बहुत एम्पावरमेंट मिलेगी औरतों को, क्योंकि जो इंडिया का एक मोटिव है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका एक टेस्टिमनी है और यहाँ से बिगनिंग होगी बहुत ज्यादा। एंड 33% सीट्स जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को मिलेंगी, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा जो अटेम्प्ट हमारी कंट्री ने किया है और इस चीज के लिए मैं पूरे भारत को मुबारक देती हूँ। हमने कहा घर, तुमने कहा हाँ, घर भी, दफ्तर भी, समाज भी, संसद भी। हमने सौंपी जिम्मेदारी गृहस्थी की, तुमने मांगी जिम्मेदारी देश की। एक हाथ में घर की चाबियों का गुच्छा, तुमने खटखटाया दरवाजा संसद का। बार बार, लगातार। तो स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा, इस राष्ट्र की करोड़ों महिलाओं ने देखा। लोकसभा में आज उस स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी ने साकार किया है। I think this is kind of new revolution is going to happen in India.
जब महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा तो उनको अपनी जिम्मेदारी भी महसूस होगी और मुझे लगता है कि इस बिल के पास होते ही महिलाओं को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी है और लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को तैयार करना है। लेकिन जो मांगना पड़ा तुम्हें, वो हक तुम्हें मिलना चाहिए था अपने आप। वो हक मिल जाना चाहिए था उसी रोज जब संविधान के रूप में भारत की तकदीर लिखने वाली वो सभा पहली बार जुटी थी। उस दौर में जब वुमेन एम्पावरमेंट एक सपने की तरह था, उस दौर में भारत का संविधान बनाने वाले 299 सदस्यों की सभा में तुम्हारी संख्या 15 थी। यह हक तुम्हें मिल जाना चाहिए था तभी जब राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख जैसी सशक्त और समझदार महिलाओं ने देश का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह हक तुम्हारे लिए तय हो जाना था तभी जब आजादी के पटल पर नवजात भारत के हर नागरिक को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, अपना मत देने का अधिकार मिला था। खुद को दुनिया का सबसे समृद्ध, परिपक्व और मजबूत लोकतंत्र कहने वाले अमेरिका तक महिलाओं को वोट का अधिकार पाने में आजादी के बाद 133 साल लग गए थे। फ्रांस में संविधान बनने के 100 साल बाद महिलाओं को वोट का हक मिला। आखिर क्यों उसी रोज नहीं सोचा हमने कि लोकतंत्र की बहाली के पहले दिन से वोट देने वालों की तरह ही वोट पाने वालों में भी तुम्हारा नाम बराबरी से शामिल होना चाहिए। हर महिलाओं को रोशनी में आने का मौका दिया है, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं जितना ही जश्न मनाई हूँ वो हमसे कम हो रहा है। हम सब महिलाएं हर्षोल्लासित हैं। आज हम लोग होली, दिवाली सब एक साथ मना रहे हैं। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आखिर तुम्हारे हक की राह पर हमारे कदम बढ़े। 454 454 454 कामयाबी का पहला चरण पार हो चुका है। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा कल का दिन इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया और लोकसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। आज सारा देश तुम्हारे इस हक का जश्न मना रहा है। नारी शक्ति के बंधन का उत्सव मना रहा है। आजादी के अमृतकाल में इतिहास रचे जाने के उल्लास में डूबा है। हक के स्वाद से मुंह मीठा हो रहा है। हक की खुशी से आसमान जग उठा। सभा के उपस्थित नया संसद भवन तुम्हारे हक की लड़ाई में मानो लकी चार्म साबित हुआ। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार।
कल लोकसभा में तो इतिहास बन गया, लेकिन आज बारी राज्यसभा की। 1996 में देवगौड़ा सरकार से लेकर 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार तक महिला आरक्षण बिल पर तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कोई सरकार इसे राज्यसभा में पास नहीं करवा पाई। तुम्हारे हक की लड़ाई आज फिर राज्यसभा वाले उसी पड़ाव पर जा पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के इतिहास में ये नया अध्याय जुड़ रहा है, तो इसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। दरअसल 3 दशक छोटा वक्त नहीं होता। इस दौरान एक पूरी पीढ़ी ये देखते हुए बड़ी हुई है कि किस तरह इस बिल को पारित करवाने की कोशिशें नाकाम होती रही हैं। ऐसे में जब पहली बार महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिलाने वाले कानून का रास्ता साफ हो रहा है, तो इसे लेकर नई पीढ़ी में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। इस पे छात्र राजनीति में एक्टिव महिलाओं की क्या राय है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आपको ये विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल कैसा लगा? अब जो 33% रिजर्वेशन है वो लोकसभा में रखा जाएगा, सभी विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं देखें तो जो विमेन्स हैं उनका अभी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में देखें या विधानसभा में देखें तो कहीं ना कहीं बहुत कम है, और जब तक विमेन्स का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में नहीं आएगा तब तक वो विमेन्स के हित में या विमेन्स को लेके कोई फैसले नहीं ले पाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब ये बिल आएगा तो जो महिलाओं का नेतृत्व है वो हर फील्ड में बढ़ेगा। जब महिलाएं पार्लियामेंट में होंगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगी और ये देश की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अच्छा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है। क्या जो छात्र राजनीति है, स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जाते हैं फिर वहां प्रेसिडेंट बनते हैं, वही आगे हमने अक्सर देखा देश की राजनीति में भी आते, तो क्या कॉलेज से शुरुआत होनी चाहिए इस आरक्षण की? आई गेस हाँ, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो महिलाओं का जो योगदान है वो पुरुषों की अपेक्षा में थोड़ा सा कम है। वहां पर इसको बढ़ाना चाहिए, और जब आप यहाँ बढ़ावा देंगे तो देश में आगे भी उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। और महिलाओं की ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो पुरुष उस हिसाब से नहीं समझ सकते। उसके लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो और जरूरी है। अच्छा, एक कैंडिडेट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपसे मैं सीधा पूछूंगी, क्या आपने अपने चुनावी मुद्दों में महिलाओं के लिए कुछ मैनिफेस्टो जारी किया है? जी, मैंने महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो में अपने जगह दी है। जैसा कि मैंने नोटिस किया था कि हमारे कॉलेज में गर्ल्स कॉमन रूम एलोकेटेड नहीं है, तो मैंने इसकी भी बात रखी। बाकी सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाने की भी मैंने बात रखी। तो आप मानते हैं कि विमेन आरक्षण जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है छात्र चुनाव से? क्या अगली बार आप अपनी पार्टी में महिलाओं, अगर मान लीजिए कि बात उठती है कि क्या अगली बार आपके मैनिफेस्टो में होगा कि हम महिलाओं को अपनी पार्टी में आरक्षण दें? वैसे तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, बट मैं चाहूंगा कि और मेरे टीम में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के लगी हुई हैं, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मिले। 33% रिजर्वेशन की जो बात हुई है वो बहुत ही सही है। BR अम्बेडकर जी ने भी यही बोला था कि किसी भी समाज के डेवलपमेंट का जो मापदंड होता है वो वुमेन के डेवलपमेंट से ही मापा जा सकता है। इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, अदर देन जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, वहाँ बहुत बेयरली कोई अगर 100% लिखे तो उसमें बेयरली 2% है जो विमेन कैंडिडेट खड़ी हुई है। हमारे कॉलेज में भी जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसमें बस एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बहुत जरूरी है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े। इनफैक्ट 1993 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, that is when reservation of women was first talked about in smaller areas, panchayats और इसमें। Now with this women reservation bill, जहाँ पे हम 33% allocate कर रहे हैं for women। दरअसल पिछले 3 दशक में ऐसे कई मौके आए जब देश की करीब 67 करोड़ आबादी को ये भरोसा हो चला था कि संसद के जरिए उन्हें नुमाइंदगी मिल ही जाएगी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा ये मुद्दा राजनीति की फिसलन भरी जमीन पर दूर तक नहीं जा सका। आधिकारिक तौर पर पिछले 27 साल से महिला सशक्तिकरण से जुड़ा मुद्दा अपने लिए समर्थन में जुटाने में जुटा रहा है।
आपको बता दें कि 12 सितंबर 1996 में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा के सामने रखा गया था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के विरोध की वजह से ये पारित नहीं हो सका। इसके बाद साल 1998 में सरकार की तरफ से दूसरी बार कोशिश की गई। हालांकि इस बार भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर उस समय की सरकार को लोकसभा में नाकामी ही हाथ लगी। इसके करीब एक साल बाद यानी कि साल 1999 में फिर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस दफा भी इस बिल की किस्मत में पारित होना नहीं लिखा था। चौथी बार कोशिश हुई ठीक 9 साल बाद यानी कि साल 2008 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार यूपीए के कुछ सहयोगी दलों ने ही इस बिल का विरोध शुरू कर दिया, जिनमें मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल शामिल रही। 2008 में राज्यसभा में पेश होने के दौरान दोनों दलों के सांसदों ने बिल को छीनने और फाड़ने तक की कोशिश की थी। इसके बाद विरोध को देखते हुए महिला आरक्षण बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। हालांकि इससे पहले कि बिल दोबारा राज्यसभा में पेश होता, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसके विरोध में यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। हालांकि फिर भी राज्यसभा से ये बिल किसी तरह से पास हो गया, लेकिन 4 साल तक लोकसभा में अटका रहा, वहां से पारित नहीं हो पाया। उसका नतीजा ये रहा कि 15वीं लोकसभा के भंग होते ही महिला आरक्षण बिल भी लैप्स हो गया। इस कानून को लेकर विपक्षी दलों ने तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की, कुछ शर्तें भी रखी, कुछ सुझाव भी दिए। महिलाओं में भी अलग अलग तबके, जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर कोटे के अंदर कोटा की मांग भी की गई। पर अब यहां तक राह बनी है तो कानून बनने की उम्मीद भी जगी है, लेकिन कानून के लागू होने में संवैधानिक अड़चन है, जिनका जिक्र विपक्ष भी कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अड़चनें और सरकार क्यों ये उम्मीद जता रही है कि 2029 में संसद में 1/3 सीटों पर सिर्फ महिला सांसद ही नजर आएंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बेटियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अब अवसर मिला। किसी ने पूछा कब लागू होगा? वर्ष और इंतजार करने के लिए कहाँ जा रहा है? कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? किसी ने कहा बिल को आज ही लागू कर दीजिए। आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। किसी ने सवाल उठाया कि बिल को आखिर पोस्ट डेटेड चेक बनाकर क्यों रखा है? Post dated check drawn from a crashing bank. That's what I felt when I saw this. Thank you. This is a post dated check given by them. तो किसी ने मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी स्टंट तक कह डाला। सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। किसी को तो यहाँ तक लगता है कि बिल आया भी तो वास्तव में आरक्षण मिलने से अभी 1.5 दशक लग जाएगा। प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के साथ शुरू हुए जश्न के बीच ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महिला आरक्षण आगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के
लोकसभा चुनाव में लागू हो पाएगा। दरअसल विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी है। यानी 2026 में जब परिसीमन होगा उसके बाद ही सारी प्रक्रिया का पालन हो सकेगा और महिलाओं के लिए सीटें तय हो पाएंगी। इसी कारण कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ अभी 2024 का चुनाव पास देखकर सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है, जबकि वास्तव में उसका फायदा अभी नहीं बल्कि आगे चलकर होगा। यही वजह रही कि 8 घंटे तक चली लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का सवाल यही रहा कि पास तो मिलकर कर देंगे, लेकिन सरकार आखिरकार इसे लागू कब से करेगी और आगे चलकर लागू करना है तो अभी से क्यों नहीं कर देती। महिला आरक्षण बिल को लाने की टाइमिंग को चुनावी सियासत से जोड़कर देखते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए। डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। इसी दौरान अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि भले महिलाओं को इस बिल का पूरा लाभ आगे चलकर मिले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तो शुरू किया जा सकता है। समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई। फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। एक बार शुरुआत करनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। मान्यवर, इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहाँ बैठकर देश के भाग्य को तय करती होंगी। यानी नियत भी है, इरादा भी और वादा भी। लोकसभा से शुभ शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में महिला आरक्षण बिल देश की आबादी के लिए सपने से हकीकत में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।